बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अंगोत्री मेरे साथ मौजूद हैं, अभी डीएम आवास से हैं, उनके तमाम आरोपों से जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए क्या आपने अब आरोप लगाया है कि मुझे बंधक बना लिया था, पूरी बात बताइए। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे वार्ता के लिए बुलाया था क्योंकि वो मेरे सीनियर भी हैं और अभिभावक हैं। तो मैं उनके जो बुलावे पे मैं उनसे मिलने उनके आवास पे गया था। मेरे साथ जो दीपक पांडे जी हैं बाहर के सचिव, मैं उनके साथ गया था। जब जैसे मैं अंदर पहुंचा उनके कैंप ऑफिस में, वो आप बैठे हुए थे। उनके साथ एडीएम ई, एडीएम सिटी, एडीएम जे और एसडीएम सदर बैठे हुए थे। जब मैं अंदर गया तो दीपक पांडे जी को ये बोला कि आप बाहर बैठिए, इंतजार करिए, हम थोड़ा अपने जो की ऑफिसर हैं इनके साथ अलग से वार्ता कर लेते हैं। जब हम लोग बैठ गए उसके बाद 10 मिनट तक जो है जिलाधिकारी महोदय श्री अविनाश सिंह जी का जो रुख था वो ये था कि कैसे उसको प्रलोभन करके जो डिजाइन किया है इसको वापस ले ले। और एक पीछे एक जो उनकी रूपरेखा ये बन रही थी कि जो एसआईआर चल रहा है ये दिखा दें कि इन्होंने एसआईआर जो चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया इन पे, इसलिए उसको देखते हुए इन्होंने डिजाइन दे दिया। फिर अब 2-3 के लिए छुट्टी चले गए, ऐसे इन्होंने रूपरेखा बनाने का प्रयास वहां चल रहा था। इस बीच उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने कप्तान साहब जो है श्री अनुराग आर्या जी उनको कॉल किया। कप्तान साहब भी जो उनके कॉल करने के बाद 5 मिनट बाद पहुंचे, उन्होंने भी अपना प्रयास किया क्योंकि वो बड़े भाई की तरह हैं। तो उन्होंने समझाया। मैंने कहा सर कप्तान साहब आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक बार जो स्टेप ले लिया है वो पूरे विवेक के साथ लिया गया है, ऐसा कोई जो आप जानते ही हैं। तो वो भी नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स पे काम कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, जो हमने डिसाइड कर लिया है डिसाइड कर लिया है। इस बीच जो है जिलाधिकारी महोदय को कहीं एक कोई फोन कॉल आता है, मुझे लगता है संभवतः लखनऊ से होगा क्योंकि जिले की राजधानी लखनऊ, मतलब जो अपने राज्य की राजधानी लखनऊ है। वो अंदर बाथरूम बगल में ही जो साइड में लेफ्ट साइड में जो बाथरूम था वहां पे गए और वो स्पीकर फोन पे थे, और क्योंकि वो बाथरूम नहीं फोन कॉल करने गए थे तो बाथरूम का दरवाजा खुला रह गया। अंदर स्पीकर फोन पे बात कर रहे थे तो वहां जो दूसरे पक्ष जो साइड जो व्यक्ति था वो बोलता है पागल हो गया है, ये बोलता है पागल हो गया है, इसको बंधक बना के रखो, निकलने मत देना। तो जैसे हुआ तो मेरे जो भय और असुरक्षा की भावना जैसे जागी, मेरे पास फोन मैंने तुरंत दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन वो बगल वाले रूम में बैठे, तुरंत उनको कॉल किया। मैंने तुरंत बताया कि मैं बंधक बना लिया गया हूँ, तुरंत आप मीडिया को जो बाहर खड़ी थी जिलाधिकारी महोदय के आवास में उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। क्योंकि अब जब डीएम साहब वापस लौटे तो कप्तान साहब ये बता चुके थे, ये कॉल कर चुके हैं बाहर की, ये बंधक बना लिए गए। और इतने में जब जिलाधिकारी महोदय को पता चल गया कि जो बंधक बनाने वाली न्यूज मीडिया में भी जा चुकी, तो आनंद फानंद में 5 मिनट में उन्होंने मुझे जाने दिया। अच्छा ये बताइए कि आपको बंधक बनाया है, क्या आपसे कोई अभद्रता भी की कि मारपीट जैसी भी स्थिति? कोई नहीं, वो एक तरीके से बंधक का जैसे ही आदेश आया, को बंधक बना लो, पंडित पागल हो गया है, इसको बंधक बना लो। तो जैसे वो आदेश आया उधर जो दूसरे साइड से, तो तब तक मैं जो है कॉल कर चुका था, मीडिया में तब तक बात जा चुकी थी, तो मुझे इसलिए वहां से निकालने दिया। तो एक तरीके से बहुत भय की आशंका है, और मुझे ये अपना जो आवास है मैं 2 घंटे के अंदर स्वतः ही खाली कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भय असुरक्षा जो बढ़ चुकी है। और मेरा जो है जिस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहा है आप देखेंगे, जो किस तरीके से फोन पे वो कैसे पंडित पागल हो गया, इस तरीके की गाली बकी जा रही है एक समाज के प्रति। तो मेरा तो भारत की जो राष्ट्रपति महोदया है और भारत के जो केंद्र सरकार में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अब मुझे उनसे आग्रह है कि जो एक रिपोर्ट लेते हुए, क्योंकि अब यहाँ संवैधानिक ढांचा जो ध्वस्त हो चुका है, यहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाएं, वरना कभी भी कोई भी अपनी घटना यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की आप मांग करते हैं क्या? जी, क्योंकि अब देखिए ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इस तरीके से जो वहाँ जो दूसरे साइड कौन व्यक्ति था ये पता करना चाहिए। जो इवन जो अलग से जो अगर यहाँ की टीम नहीं है तो दिल्ली की टीम चेक करे कि अभी जो है करीब 40 मिनट पहले किसका लखनऊ से कौन व्यक्ति जो है जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा था, जो ऐसा वक्तव्य दे रहा था कि पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं बैठा के रखना, निकलने मत देना। क्या आपके लिए अपनी जान का भी खतरा है? नहीं, ये तो भय सुरक्षा का माहौल है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप तो जिस सरकार में आप बैठे हैं वो ऐसी बातें कर रहा है, वहां से कोई कौन था उसमें जो जिसका फोन कॉल आया था? आपकी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे से, उनकी भी कॉल कोई आपके पास में आई थी? मेरे पास सभी दलों के जो भी अपने अच्छे जो लीडर्स हैं सभी की कॉल आई थी एक सहानुभूति दर्ज करने के लिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरी पहले भी जितने भी अलग अलग दलों के सभी लीडर हैं, क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सजातीय लीडर है, तो कॉल उनकी भी आई थी। माता प्रसाद पांडे जी से क्या वार्तालाप हुई थी? उनको सहानुभूति थी कि ये जो आपका मूवमेंट है उसी में सहानुभूति दर्ज कराई, नहीं अच्छी बात है और इसमें बहुत ही अच्छी इसकी जरूरत है। अब अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? आप यहाँ से आवास खाली करके जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तो अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे जाऊं, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से जो संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है, अब तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भारत की जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं उनको हस्तक्षेप करके यहाँ पे जल्दी से जल्दी संवैधानिक ढांचे को रिस्टोर करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, वरना आप देख रहे हैं जिस तरीके का असंतोष अब फैलने वाला है, इसको संभालने में बहुत दिक्कत होगी। क्या माना जाए कि आप अगर 2 घंटे में आवास खाली नहीं करेंगे तो पुलिस आपसे जबरन आपका आवास खाली कर सकती है? नहीं, पुलिस ने ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ आवाज इसलिए खाली करना है क्योंकि इस जगह यहाँ असुरक्षा भय का माहौल उत्पन्न हो गया है।
कहाँ जाएंगे इसके बाद आप आवास? मुझे वही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब देखते हैं, मैं तो आपके माध्यम से भारत की जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे जो है आप सुरक्षा के लिए आप कम से कम जो है, क्योंकि मैं भी सामान्य यहाँ पे नागरिक हूँ, तो मुझे तो आप मेरी सुरक्षा की जो है व्यवस्था करवाएं। तो क्या माना जाए कि अभी भी आप कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए? नहीं, मैंने तो इस्तीफा पूरे विवेक के साथ दिया है, मंजूर किया जाए, उसमें कोई रोल बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऐसा माहौल बना रहे हैं। एक मिनट। तो देखा साफ तौर पर ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अनुराग उत्तरी का अभी भी कहना है कि मुझे जान का खतरा है और 2 घंटे में यहाँ से आवास खाली करके जाऊंगा, और साफ तौर पर उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि उनके लिए बंधक बनाए और जैसे तैसे वो अपनी जान को बचाकर भाग गए हैं और अब वो अपने आवास में है। घर में सामान की जो पैकिंग है वो की जा रही है। हालांकि डीएम अभी इस पूरे मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अंगोत्री मेरे साथ मौजूद है। इस्तीफा देने के लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। सर ये बताइए, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं इस्तीफा को लेकर, क्या आप अभी उसी पर अड़े हुए हैं? ये अड़े वाली बात नहीं है, हम अडिग हैं। अड़ना और अलग अलग चीज है। मैं अडिग हूँ क्योंकि अब समय आ गया है इस तंत्र से निकल के, जो हमारे सामाजिक व्यवस्था जो छिन्न भिन्न कर दी गई है अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से, हमें अपने समाज को वापस सही रास्ते पे लाना और देश को भी सही रास्ते में लाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम लोग जातियों को उपजातियों में इतना विभाजित कर दे कि देश में ऐसी जो है एक दूसरे में विद्वेष उतना हो जाए कि आगे 5 से 10 सालों में सिविल वॉर सिचुएशन हो जाए। ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। अब हमारा देश एक कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, किसी बस प्रॉफिट देके निकल जाना है, समाज को लड़ते हुए छोड़ जाना है। हमारा समाज आज हम लोग जो आत्मसम्मान के साथ रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, एक दूसरे के साथ रहे, समरसता रही है। आप समरसता करते हो, ये समरसता नहीं है, ये विषमरसता है। समरसता हम लोग के पूर्वज करके चले गए हैं, आज तक कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जितना आप लोगों ने कर दी है। सर मेन आपकी गुस्सा जो है यूसीसी को लेकर है या प्रयागराज में जो घटना हुई उसको लेकर है? ज्यादातर विरोध आपका किसका? दोनों विषय एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के तहत, और दूसरा जो है उसमें सवर्ण समाज जो यूजीसी का जो 13 जनवरी का जो गजट पे रेगुलेशन आया है उसके तहत है। दोनों में ब्राह्मण इम्पैक्ट होता है और यूजीसी रेगुलेशन में तो सामान्य वर्ग के सभी अन्य जातियां भी इम्पैक्ट होती है। सर क्या माना है, लंबे समय से आप इस सर्विस में हैं, क्या उसी वक्त में सरकार आपके लिए सता रही थी कि आपके लिए कोई दबाव बनाया जा रहा था, इससे आप आहत हुए? सरकार सताए या न सताए, जब वो एक विचारधारा के तहत काम कर रही है, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के तहत, तो वो परिलक्षित होने लगता है। यदि हमारे अंदर चेतना है, आत्मा है, तो हम उससे प्रभावित होंगे। क्या माना जाए कि 3 घंटे हो चुके इस्तीफा बाद, क्या सरकार की तरफ से कोई आपका दबाव आया कि अधिकारी आपसे मिलने आ रहा है, तमाम भाजपा के नेता भी मिलने आए अभी आपसे? नहीं, वो तो देखिए, जिनको चिंतन है समाज के प्रति वो सब मिलने आएंगे। अधिकारियों का चिंतन हमारे प्रति है, वो अभिभावक के रूप में, मेरे मित्र के रूप में, कोई जूनियर है, वो सब मिलने आएंगे। सभी यहाँ पे अधिकारी हैं, तो वो तो मिलेंगे ही। सबका जब लगाव होता है तभी मिलने आते हैं, और जो जितने भी जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनका इस इशू के साथ वो उससे भी प्रभावित है, वो बहुत चिंतित है। क्या सर अब इसके बाद राजनीति में जाने का आपका पूरा मकसद है? हमारा समाज डिसाइड करेगा समाज को कैसे आगे ले जाना है। तो आप इस्तीफा के लिए आप बोला अगर मंजूर नहीं होता फिर उसके बाद क्या करेंगे? सरकार एक ही प्रक्रिया होती है। इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो देखा साफ तौर पर ये सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार इनका कहना है कि इन्हें इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा और मैं अपने इस्तीफा बढ़ा हुआ हूँ। लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो लगातार यही कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से जो सरकार की जो नीतियां हैं उससे आहत होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। पीछे मैं आपके लिए फ्रेम से दिखाऊं, देखिए तमाम जो समर्थक हैं उनके वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर टीवी9 से बातचीत करते हुए कहा कि जब राजनीतिक सवाल को लेकर उनसे बातचीत करेगी तो उन्होंने सीधा कहा है कि ये अब जनता तय करेगी। सर आपने इस्तीफा दिया है, क्यों इस्तीफा दिया है, किससे आहत होकर इस्तीफा दिया आपने? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में खासकर ब्राह्मण विरोधी अभियान कुछ समय से चल रहा है, और समय समय पर देखकर एक असहाय की फीलिंग आती थी, जो भावना आती थी, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण समाज के तथाकथित जनप्रतिनिधि एमपी और एमएलए बिल्कुल उनको सांप सूंघ गया है, वो मूक दर्शक बन गए हैं, और वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब सीईओ जब आदेश करेंगे तब ही वो कुछ बोलेंगे। तो जो प्रथम विषय था, जो अभी शंकराचार्य जो हमारे अभी गुप्तेश्वरानंद जी महाराज जो है, जब माघ मेले में जो मौनी अमावस्या में जब वो गए थे स्नान करने, तो उनको उनके साथ उनके बटुक शिष्य महाराज बहुत बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ अभद्रता करी गई। आप सोचिए, एक ब्राह्मण और खासकर साधु और एक ब्राह्मण समाज के लिए चोटी और शिखा का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। आपने शिष्यों को गिराकर चोटी से घसीट कर और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य है भी कि नहीं है। 1 साल पहले आप भूल गए थे जब आप लोग जो इनविटेशन दे रहे थे शंकराचार्य जी को, और आप डिसाइड करेंगे आप शंकराचार्य है कि नहीं है। आप वहां के जो प्रयागराज के जिलाधिकारी रोटी सेक रहे थे एक तथाकथित बाबा के साथ। वो कौन से शंकराचार्य थे जो उनके साथ में बैठ के रोटी सेक रहे थे?
हमें तो समझ में नहीं आता किस तरीके का सरकारी तंत्र बन गया चापलूसों का। जो दूसरा इशू है आपका, जो यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है, जो 2026, जो 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट लॉन्च हुआ है, उसमें एक तरीके जो सामान्य वर्ग है उसको स्वघोषित, उसके बच्चों को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। आप ये सोचिए कि हम लोग यूनिवर्सिटी में सब लोग पढ़े हुए हैं, क्या हम इस भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज करें? अरे थोड़ा बहुत कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, उसको लोग डांट डपट के प्रिंसिपल साहब या जो पेरेंट्स गार्जियन संभाल लेते थे। अब आप समता समिति के माध्यम से कि सामान्य वर्ग का बच्चा अपराधी है, उस पर कोई भी निराधार शिकायत लगा देगा। बेटा होगा वही आपको प्रतिभावान, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा खेलकूद कर खेल खेलता है, तो उस पर कोई भी आएगा ईर्ष्यावश लगा देगा, भाई ऐसे तो हमारे साथ भेदभाव किया। समता समिति उसका आप जानते हैं शोषण करेगी। बेटी होगी तो बेटी पे लगा देगा कोई भी, और समता समिति उसका जो है शारीरिक शोषण करेगी। और अगर शोषण अगर करने से मना करेगी तो कहेगी हम तो बोल देंगे तुम अपराधी हो, हम तो हमारे इतने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपका जो है मान कर देंगे, वहां पे आपकी पूरी गरिमा गिरा देंगे। तो एक तरीके से आपने तो जो सामान्य वर्ग के बच्चों को आत्महत्या के लिए भविष्य में मजबूर कर रहे हैं। और एक तरीके से जो ये जो रेगुलेशन है, ये भविष्य में जो है आप मान के चलिए इतनी दुर्दशा कराएगा कि जो सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप कर देगा कुछ ही वर्षों में, आपस में इतना भेदभाव हो जाएगा। सर क्या माना जाए, किसके लिए आप इसमें दोषी ठहरा रहे हैं? क्योंकि एक तरह से इसमें हमारे जो समाज के, खासकर हमें तो सबसे ज्यादा असंतोष अपने जो ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि जो मुंह बंद करके चुप करके बैठे हुए हैं और किसी भी मामले में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जहां पे भी ब्राह्मण समाज के साथ अपराध हो रहा है उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मेरा अभी भी उनसे आह्वान है, आप में थोड़ा सा भी जमीर है, रीढ़ है, शर्म बची है, तो आप आज ही तत्काल रिजाइन देकर समाज के साथ खड़े रहें। आप अब जो ध्यान रखें, सामान्य वर्ग आपसे अलग हो गया है। आप को सोच रहे हैं आपका टिकट कट जाएगा, आपको टिकट मिल भी जाएगा, आप कभी जीवन भर में चुनाव अब जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आप समाज के साथ नहीं है। सर क्या किसके लिए इस्तीफा दिया है आपने, किसके लिए लिखा है, क्या माना इस लड़ाई के लिए कहां तक लेके जाएंगे आप? लड़ाई देखिए समाज डिसाइड करेगा, और हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सामान्य वर्ग को जो है बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देंगे और चुप बैठे हुए हैं। तो मेरा तो बस ये इस्तीफा मैंने अभी जो अपने जो माननीय राज्यपाल महोदया और सीईओ साहब जो हमारे सर हैं और इलेक्शन कमीशन उनको दिया है, और जो जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम प्रेषित कर दिया। तो देखा साफ तौर पर इनके लिए सुन लेते जो सिटी मजिस्ट्रेट थे अंकता इनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो प्रयागराज में घटना हुई और इसी को लेकर ये आहत हुए, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तो साफ तौर पर टीवी9 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी गुस्सा को भी जाहिर किया है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली।